आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, चैप्टर का जो टाइटल है पहले वो क्लियर करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पेयर है, इट मीन्स हमारे पास पेयर मीन्स जोड़ा, हमारे पास दो इक्वेशंस का पेयर होगा। लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन जो होगी हमारी वो लीनियर होगी। टू वेरिएबल्स मीन्स हमारी जो इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल्स होंगे। अब इनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशन वो होती हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वेरिएबल x है हमारा, x की हाईएस्ट पावर है 1। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर इट इज नॉन एज डिग्री। तो जब किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल वेरिएबल आपका यूज हुआ है, x यूज हुआ है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हियर a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो दूसरा वेरिएबल तो खत्म हो गया ना। अगर a 0 हो जाता है तो x की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म खत्म, b 0 कर दोगे तो y खत्म। लेकिन हमें तो टू वेरिएबल चाहिए, इट मीन्स हमें ये दोनों, इन दोनों की एग्जिस्टेंस हमें रिक्वायर है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? इसमें भी 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, फिर वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन आती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास चैप्टर आएगा डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स लीनियर होगी तब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। टू वेरिएबल का मीनिंग जब आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए हों। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ये आप याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इक्वेशन की नेचर बतानी है हमें। अब नेचर तो तब बताएंगे ना, पहले हमें पेयर चाहिए। टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दो लाइन आ गई हैं, दो लाइंस की इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, हमें a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करना है, फिर c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। जब ये आप फाइंड कर लोगे, इनको फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? अब हम बताएंगे नेचर ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ इक्वेशंस एक सिंपल सी बात है सोचने वाली। हमारे पास दो लाइन है, ठीक। अब दो लाइन है, उनके लिए ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में हम क्या कह सकते हैं? अगर हम ग्राफ पर उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? देखो, एक ये रफ पेज पर थोड़ा सा समझाती हूँ इसको। मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, या तो वो दो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर वो दोनों लाइन कोइंसाइड होंगी, एक दूसरे के ऊपर चल रही होंगी। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि दो लाइन किसी और तरह की भी हो सकती है। हाँ, आप कह सकते हैं एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग है। नो, I'll say these lines intersecting because मैं इन्हें एक्सटेंड कर दूंगी तो कहीं ना कहीं जाकर ये आपस में मिल जाएंगी। तो ये लाइन जो नॉन पैरेलल है वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस में काउंट होती हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ इक्वेशन हम कैसे बताएंगे?
अब हमारे पास 3 कंडीशन राइज अप होती हैं। क्या क्या राइज अप होती हैं? इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ जाता है b1 अपॉन b2 के, इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जो हमारी लाइन्स हैं दोनों, वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स में आएंगी। ठीक है, अब लाइन जितनी बार भी, जितनी जगह एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उतने ही उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइज लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेंगी, ये थोड़ा ना घूमकर दोबारा आ जाएगी वहीं पर। यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा कैसे? लाइन इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स ऐसे इंटरसेक्ट करें तो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, तो लाइन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछी जाती है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? जब भी हमें सॉल्यूशन मिल जाता है किसी लाइन के पेयर का, दैट मीन्स दीज आर कंसिस्टेंट। कैसी हैं लाइन्स? कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन है हमारे इफ a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, तो उसके लिए क्या रास्ता होता है हमारे पास? इसका मतलब है लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल implies there is no solution, there is no solution। क्यों? जब लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ही नहीं, दोनों ही पैरेलल हैं, तो वहां सॉल्यूशन मिला ही कहाँ? इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं। इट मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा इसमें होता है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2 के, दैट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इट मीन्स जहां एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है। अब जब लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है, इट मीन्स हर जगह एक दूसरे को टच कर रही है। तो सोचने वाली बात है, जब इतनी सारी जगह, इतने सारे पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, तो सॉल्यूशन भी तो बहुत होंगे। तो क्या लिखेंगे? दीज हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, की कोई लिमिट ही नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड दीज आर कंसिस्टेंट। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी अगर कोई भी इशू आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगी उसका सॉल्यूशन देने की। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की इंट्रोडक्शन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक की जगह दूसरे की वैल्यू को पुट कर देना। अगर आपके पास कोई एक चीज है और आपकी वो काम नहीं कर रही, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं ना, उसको दूसरी चीज से आप रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। टेकिंग इक्वेशन 1, आप यहाँ से x या y दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ, तो a1x इक्वल्स टू माइनस b1y माइनस c1। क्लियर? x की वैल्यू निकालेंगे तो ये a1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, b1y माइनस c1 अपॉन a1। क्लियर? अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है निकलकर इक्वेशन 1 से, आप इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में आप इसको रखिए। a2 x है ना यहाँ पर, अब x की जगह मैं ये वैल्यू रखने जा रही हूँ माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैं सिखाना क्या चाहती हूँ आपको कि जब आपने ये वैल्यू रखी फर्स्ट इक्वेशन से x की निकाल कर सेकेंड में रखी, तो ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, सिर्फ y है। तो आप y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको a1 b1 नजर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टिपिकल फील हो रहा है। जब हम इसको न्यूमेरिकली क्वेश्चन में करेंगे तो ये आपको ईजी फील होगा। इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ ये याद रखना है कि पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, आप y की भी निकाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकालकर सेकंड में पुट कर दो। पुट करने के बाद जो वेरिएबल आया उसकी वैल्यू निकाल लो और वापस से उसकी वैल्यू इसमें लाकर रख दो, तो x भी आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, एलिमिनेट का मतलब होता है, एलिमिनेशन को रिलेट किया है मैंने एलिमिनेट से। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपटीशन होता है टीवी में या स्कूल में आप कहीं देखते हो तो उसमें एलिमिनेट होते हैं ना पार्टिसिपेंट, जब वो एलिमिनेट होते हैं दैट मीन्स वो हट जाते हैं वहां से। तो देखो यहाँ पर या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या हम y के करेंगे। मैं x के करना बता रही हूँ। अगर मैं इसमें यहाँ a2 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें a1 की कर दूं तो क्या ये a1 a2x और ये भी a1 a2x हो जाएगा ना। यस, दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई a2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय a1। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। इस पूरी इक्वेशन में से ये पूरी इक्वेशन माइनस कर दूंगी तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वेशन 1 में आप a2 की मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस a2 c1 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने a1 की है तो a1 a2x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्टिंग है तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, y कॉमन आ गया, b1 a2 माइनस b2 a1 प्लस a2 c1 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 0। b1 a2 माइनस b2 a1 y इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको उठाओ और राइट साइड लेकर चलो, c2 a1 माइनस a2 c1। अब मुझे यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी टर्म अपॉन में आ जाएगी, c2 a1 माइनस a2 c1 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। क्लियर है ये चीज आपको। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करके बताऊंगी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हो सकता है आपको थोड़ा टफ फील हो, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चंस में सॉल्व आउट करेंगे तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी होगा कि हाँ ऐसे करते हैं, तो आपको जल्दी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 की ओर।